जब सुनना बंद हो जाता है तो भराव ज़्यादा चालू हो जाता है मन में। और बच्चों का डाइवर्जन इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि माहौल एक ही जैसी एनर्जीज का कंबाइन हो रहा है। तो हमको इस कंपटीशन के दौर में थोड़ा सा स्लो भी होना पड़ेगा, क्योंकि कई बार होता है ना, बहुत ज़्यादा तेज दौड़ते तो लड़खड़ा के गिर जाते। राइट। तो ये डिप्रेशन को लड़खड़ा के गिरना ही है, ये लाइफ की एक प्रोसेस। तो हमको इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना पड़ेगा, और जब हमने खास समझना छोड़ दिया तो हम सामान्य हो जाएंगे कि हमारे पहले भी सब कुछ था, हमारे बाद में सब कुछ होगा। तो सबसे बड़ी बात हो जाएगी, हम सरल हो जाएंगे। धर्म का पालन एक्चुअल में ये होता है कि जो प्रोसेस हमको दी गई है हम उसको फॉलो करें। कॉन्वर्सेशंस बंद हो गई, बच्चा मन में रखने लग गया, तो ये किधर पे शिफ्ट हुआ? ये लेक ऑफ नॉलेज की वजह से। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमेशा हम लोग जो नई नई चीज़ों पर बात करते हैं, पर एक बैटल सालों साल चली आ रही है कि कौन सी जनरेशन सही है। आई मीन पेरेंट्स सही है कि बच्चे सही है। और इसी में हमेशा कंफ्यूजन रहता है और एक छोटी सी ड्रिफ्ट हमेशा ही रहती है कि बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स उनकी बात नहीं समझ रहे और पेरेंट्स को लग रहा है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, जिससे बहुत सारे सेपरेशंस भी होते हैं और इवन बच्चे सुसाइडल थॉट्स की तरफ भी आगे जाते हैं। इसी बात पे आज हम चर्चा करेंगे मलय के साथ, जो कि पूरे टाइम यंगस्टर्स के साथ घिरे रहते हैं और उनका काम ही यही है कि बच्चों को सही ट्रैक पर लेकर आना। सो इसी के साथ आज का डिस्कशन हम चालू करते हैं। सो मलय, वेलकम बैक टू आवर शो। अभी जी, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बाद में जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि आज तक आपके हिसाब से आपने कौन सी सबसे इंटरेस्टिंग प्लेस विजिट करी है? इंटरेस्टिंग प्लेस तो जहाँ जहाँ राम जी घूमे थे उस वन गमन पथ में गया। हाँ। मैं पूरा हिंदुस्तान घूमा हूँ लगभग हाँ। लगभग, लेकिन जहाँ पर राम जी के जो स्थान थे वो बड़े स्पिरिचुअल और हाई एनर्जी से भरे हुए लगे। तो वो स्थान रामेश्वरम से लेकर अयोध्या का जो वन गमन पथ था हम्म। वो संपूर्ण राममय है। हाँ। और उसी पर जीवन पथ पर चलने के प्रयास की ओर आगे बढ़ेंगे। और उसमें भी सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस आपको क्या लगा? मतलब क्या ऐसा शिफ्ट हुआ इंटरनली कि वो राम पथ पे जाने के पहले और उसके बाद इंटरनली क्या चेंज हुआ? क्या चेंज हुआ, इसकी बजाय आप ये पूछ सकते हैं कि क्या-क्या चेंज हुआ? बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आए हैं और बहुत ज़्यादा समझ बड़ी आध्यात्म की। और मैं जैसा सोचता था कि मैं बड़ा आध्यात्मिक हूँ, तो मुझे ऐसा हम्म। लगा कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखना बाकी रह गई है। हम्म। अभी तो मैं अंश भर भी सनातन धर्म को पढ़ने में सफल नहीं हो पाया हूँ। हम्म। और वहीं से एक ऐसी चेष्टा जागी, ऐसा एक क्यूरियोसिटी हुई कि मुझे डीप साइंस में जाके पता करना है हमारे धर्म के बारे में, और हम्म। हमारे युवाओं को जानकारी देना है। और पता लगना चाहिए कि वनगमन पथ पर जाते समय राम जी ने ऐसी कौन-सी ऊर्जाएँ और सब चीज़ें प्रेषित करी जो हमारे लायक सीखने के लिए हो। तो उसने बड़ा इम्पैक्ट करा है। वैसे भी यू आर अ रोल मॉडल फॉर लॉट ऑफ यंगस्टर्स। अब जो दूसरे एज ग्रुप के लोग हैं, वी विल गो विद अ इंट्रोडक्शन फॉर देम। तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके साइड से मेरी ऑडियंस के लिए। जी, नमस्कार, मेरा नाम मलय दीक्षित है। मैं बीजेपी का आईटी डिपार्टमेंट हेड हूँ इंदौर से, और मैं समाज के बीच में, सोशल बच्चों के बीच में पिछले करीब 15 वर्षों से काम कर रहा हूँ। जब मैं 15 साल का था, जभी से मैं काम कर रहा हूँ। स्कूल की लाइफ से ही हमने एनजीओ का स्टार्ट कर और गरीबों की सेवा करना, अंधे बच्चों के साथ में जो जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, वो वाला वर्क हम लोगों ने स्टार्ट करा था। कैसे छोटे से छोटे ग्रुप हम लोगों ने एक स्कूल टाइम में मैगज़ीन निकाली थी, देश की कहानी बच्चों की ज़ुबानी। हम्म। तो जभी से ये एक जर्नी स्टार्ट हुई, और बड़ा एक-एक स्टेप बढ़ते-बढ़ते अनुभव मिलते गए, तो उसी की ओर आगे कार्य कर रहा हूँ। क्योंकि सबसे ज्यादा आप यंगस्टर्स के साथ एसोसिएट होते हो, वैसे भी आपके आसपास सारे यंग बच्चे हैं, तो आपको उनके अंदर सबसे बड़ा प्लस और माइनस पॉइंट क्या दिखता है? प्लस तो हिंदुस्तान के हर बच्चे में है कि उसके अंदर इतनी एनर्जीज़ हैं, और वो एनर्जीज़ हमारे ओरिजिन की वज़ह से आई है। हम हम्म। हिंदुस्तान के सभी लोग, भारत के सभी लोग जो हैं सनातनी हैं। हम्म। तो भगवान की ऐसी कृपा है, सनातनियों पर एक अलग ही ऊर्जा प्रवाह करती है, तभी हम पूरी दुनिया में अपना पताका लहराते हैं। हाँ। तो उन बच्चों में वो ज़रूर देखने को मिलता हम्म। है। अब हमको उस चीज़ को सही दिशा में ले जाना है। हम्म। तो जब माइनस की बात आती है, तो माइनस कुछ भी नहीं है, दिशा को बदलकर एनर्जीज़ को डाइवर्ट करने की बात है। और जब हम नेगेटिव्स की तरफ पॉजिटिव हाँ। एनर्जीज़ हमारी डाइवर्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली नेगेटिविटी कुछ टाइम तक बाहर आएगी, हमारे इमोशन से बाहर आएगी, हमारे अंदर के एग्रेशन से बाहर आ सकती है, हमारे ध्यान में रहने से बाहर आ सकती है। हम्म। बहुत सारे उसके उपाय होते हैं, लेकिन जब पॉजिटिविटी एंटर करती है, तो आप एक ग्रेसफुल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं।
मेरा क्वेश्चन ही इसलिए था क्योंकि आपने जैसे बोला कि 15 साल की उम्र से आपने अपनी पॉलिटिकल जर्नी चालू करी, तो आपके आस-पास भी तो ऐसा कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहा होगा, जो कि आज के यंगस्टर्स के लिए कम है। तो वो क्या था आपके आस-पास के सराउंडिंग में जो जिसने आपको इग्नाइट करा कि मुझे इस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए 15 ईयर की एज में कोई व्यक्ति अपब्रिंगिंग मोड में रहता है। हाँ। तो उसके आस-पास उसका परिवार, हुँ, उसके चंद कुछ क्लासमेट्स होते हैं। हुँ, मोहल्ले के बच्चे भी कुछ ही दोस्त बनते हैं हुँ, जो कि बहुत नज़दीक रहते हैं, हुँ, क्योंकि उतनी एज तक हम ज़्यादा दूर तक जाते नहीं हैं राइट। और हम नज़दीक के लोगों से ही घिरे रहते हैं। उन्हीं से इंस्पिरेशन मिलना है और उन्हीं से डिप्रेशन मिलना है। हुँ, वहीं से ये जो स्टार्ट लाइफ होती है, तो वो उस सर्कल से होती है जो बहुत इनर सर्कल कहा जाता है। राइट। उसके बाद आपके साथ लोग मिलते जाएँगे और सारी-सारी डाइवर्सिटी बहुत एनर्जीज़ में आ जाएगी। हुँ, लेकिन हमको उस चीज़ों को समझना है जो हमारे बड़े कहते थे, हुँ, वही सही है। हुँ, हम उस उनके कहने पर चलें, उनको हमारी चीज़ों के फ़ेवर में लाएँ, हुँ, ना कि उनसे लड़ाई कर कर प्राप्त करें। मुझे अगर पियानो चाहिए 11 साल की उम्र में, तो मैं उसको सीख लूँगा कहीं और। मैंने ऐसा हाँ, मोड था कि मैं मेरे फ्रेंड से सीख लूँगा और मैंने घर पर जब बताया कि मैंने अब हाँ, सीख लिया है, अब दिलाओ। तो उन्होंने लाकर दे दिया। राइट, या सीखने के लिए लेना है, हाँ। लेकिन ज़िद नहीं करना है कि मुझे सिर्फ़ लेना है, हुँ, इसलिए लेना है। हुँ, तो हमको ये सब चीज़ें उनके चीज़ों से समझ में आती है, माँ-बाप किस प्रकार से बच्चे की देख-रेख करते हैं, बड़ा करते हैं, उसका सर्कल किस प्रकार का वही चुनते हैं। हुँ, जब बचपन में हम किसी को पहचानते नहीं हैं, छोटे से रहते हैं, तो हमारे फादर या हमारी मदर हमसे हाथ मिलवाती है किसी बच्चे का कि ये आपका फ्रेंड है। फ्रेंड है, राइट। तो वो चुनते हैं हमारे हाँ, मित्र कि इस प्रकार की फैमिली के अपब्रिंगिंग वाले हुँ, लोग आपके फ्रेंड होना चाहिए, ये हुँ। आपके परिवार के लोग हैं। तो उसी से पूरा माहौल तैयार होता है, उसी से इंस्पिरेशन मिलती है और फिर आगे की जर्नी तय। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि माँ-बाप चूज़ करते हैं कि आपको दोस्ती किससे करनी है। मुझे थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आजकल माँ-बाप अपने बच्चे की दोस्ती उस इंसान से कराते हैं जिससे उन्हें जिनके पेरेंट्स से उन्हें फ़ायदा हो एंड कहीं न कहीं वहाँ पे डाइवर्जन बहुत होता है। तो ऐसा आपको नहीं लगता कि कभी-कभी आजकल की पेरेंटिंग में कुछ कमी है कि वो अपने बच्चे को भी एज़ अ मटीरियलिस्टिकली भी ट्रीट कर रहे हैं? 110% बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि अगर ऐसा होता है, तो वो तो गलत है। हुँ, हमारी एक गुड पेरेंटिंग की डेफिनिशन पहले तो सबको समझना चाहिए। हुँ, हमको बच्चों को किस प्रकार से समय देना है और उनकी क्या महत्वता है और वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, इस बात को तो बहुत ही क्लियर रखना पड़ेगा। हुँ, हम किसी हमारा बच्चा कोई प्रेज़ेंटेशन की चीज़ नहीं होना चाहिए किसी के लिए कि जहाँ हमारा फ़ायदा हो, वहाँ पर वो जाए और जहाँ हमारा फ़ायदा नहीं हो, वहाँ पर वो नहीं मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक अच्छा मित्र ऐसा कौन हो सकता है, जो कि एक स्वस्थ बच्चा हो, अच्छा बच्चा हो, जो कि हुँ, उसकी जिसके परिवार की विचारधारा अच्छी हो। हुँ, जो सुलझे हुए लोग हों, हुँ, सफलता के मायने सिर्फ़ पैसे और रिचनेस से तय नहीं कहते हैं, ऐसे कई सफल परिवार हैं जो एक सामान्य जीवन जीकर जी, ग्राउंडेड होकर जी रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को चुना जाना चाहिए और ऐसे ही बच्चों को, ऐसे ही साथियों को मेरे माता-पिता ने चुनकर मुझे दिया, हाँ, जो आज तक मेरे साथ हैं। तो बिल्कुल इस पर विचार होना चाहिए और ये तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि अगर हम हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ के लिए हमारे बच्चे का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी अनैतिक चीज़ हो जाएगी, हुँ। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। इससे दुष्प्रभाव काफ़ी पड़ेंगे हमारे बच्चे पर और वो रिवर्स होकर एक एज में, सर्टेन एज में हमारे ऊपर आना है। बस पर लोगों को यही तो नहीं लगता है। मेरा एक क्वेश्चन इसलिए था कि ड्यू टू द राइज़ ऑफ ओटीटी कल्चर या फ़िल्म प्लेटफ़ॉर्म्स की बात करते हैं। दो मैं खुद प्रोड्यूस करती हूँ कंटेंट, पर ऐसा होता है कि कंटेंट में ये चीज़ बड़ी सटली दिखाई जाती है और ऐसा दिखाया जाता है दिस इज़ वेरी कैजुअल कि मतलब हमारे सेल्फिश मोटिव के लिए अगर हम लोग हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी यूज़ करें देन इट इज़ वेरी कैजुअल। अब वो कैजुअली कहाँ पे जाके सोसाइटी में रूट करता है, वो समझना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और वहाँ से बच्चे बहुत कॉन्फ्लिक्ट में जीते हैं। मतलब उनको फिर वो एंग्ज़ायटी भी चालू हो जाती है बिकॉज़ वो किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। डिप्रेशन फिर एंग्ज़ायटी अल्टीमेटली डिप्रेशन में कन्वर्ट होती है। एंड जहाँ तक मुझे पता है कि अगर जब हम छोटे थे तो अ, हमें एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन तो नहीं पता था। अगर दुखी भी होते थे तो थोड़ी देर रो लेते थे और माँ-बाप बोलते थे कि रोना है 2 दिन तक रो लो, फिर अपने आप तुम नॉर्मल हो जाओगे। तो वो चीज़ को इतना कैजुअली लिया जाता था ताकि बच्चों पे इम्पैक्ट ना आए और वो सिनेरियो पूरा चेंज हो गया। मतलब थेरेपिस्ट आ गए हैं, छोटे से बच्चा भी काउंसलिंग के लिए जाएगा 1-1 घंटे, उसको खुद को ही नहीं पता है कि क्या इमोशंस है। सो आई वुड से कि इज़ इट गुड कि हम थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं? क्योंकि माँ-बाप के साथ भी हम 1 घंटा दे सकते हैं और बात कर सकते हैं और ये चीज़ें नॉर्मल हो सकती है। देखिए, अगर माँ-बाप अपने बच्चे को वक़्त दे रहे हैं, तो थेरेपिस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। हुँ, क्योंकि जिन्होंने आपको इतना बड़ा करा है और आपकी जब ब्रेन की डेवलपिंग एज होती है, हुँ, सबसे ज़्यादा, तब तो आप किसी थेरेपिस्ट को जानते नहीं हैं, अपने बच्चे को करेक्ट, अपने हिसाब से माइंडसेट बनाते हैं, हाँ, उसी को सेट करते हैं, उसी को संस्कार देते हुँ, हैं
सारी चीजें करते हैं, तो बेसिक्स रूट्स तो वहीं से फीड होना चाहिए। और रही बात है कि जनरेशन के बच्चे जो हैं बड़ा फास्ट ट्रैक हो रहे हैं, ओटीटी आ रहा है, सोशल मीडिया काफी आ गया है, तो ये तेज गति से हमारे विचार तो चलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की एक प्रोसेस होती है। कभी भी आप देखिए, वोट डालने की उम्र 18 साल तय है, तो अगर अंदर इतनी काबिलियत 15 साल में आ गई कि मैं 18 साल का वोट डाल दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हमको पहले ट्रस्ट करना पड़ेगा प्रोसेस पे, कि ये लाइफ की एक प्रोसेस है। जिस प्रकार से एक बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने का वक्त लगता है, लेकिन वो नए सृजन की उत्पत्ति अगले 9 महीने में नहीं कर सकता, उसकी एक प्रोसेस है। वो बड़ा होगा, युवा होगा, तभी वो नई चीजों की ओर आगे बढ़ेगा। तो हमको इस प्रोसेस को अपनाना होगा, एडॉप्ट करना होगा बहुत, और खुले मन से माँ बाप को भी विचार करना होगा कि 5वीं का बच्चा 10 का पहाड़ा 10वीं के बच्चे की स्टाइल में नहीं पढ़ सकता। तो हमको इस कंपटीशन के दौर में थोड़ा सा स्लो भी होना पड़ेगा, क्योंकि कई बार होता है ना, बहुत ज्यादा तेज दौड़ते तो लड़खड़ा के गिर जाते हैं। राइट। तो ये डिप्रेशन वो लड़खड़ा के गिरना ही है, कि हमको तो आज ही सब चाहिए, मैं आज सोशल मीडिया पे रील डालूंगा, सुबह मेरी हिट होना चाहिए। और बच्चों का डाइवर्जन इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि माहौल एक ही जैसी एनर्जीज का कंबाइन हो रहा है। जिस प्रकार से छोटे बच्चे का ध्यान रखने के लिए माता पिता जॉब पर जाते हैं, अब जॉब पर जाते हैं, घर पर बच्चा है तो उसके लिए एक आया अपॉइंट करी जाती है। तो हमको ये समझना है, पहले ही हम अगर झगड़ा करके जॉब पे गए हैं और फिर वो आया बच्चे का ध्यान रख रही है, और आपकी व्यस्तता है इसको मान लेते हैं, लेकिन उसका पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट उसकी फैमिली से अगर चल रहा है तो वो दिन भर फोन पर लड़ती रहेगी, तो ये माहौल किसके लिए क्रिएट हुआ? एक बच्चे के लिए एक नेगेटिव माहौल क्रिएट होता है। और नेगेटिव माहौल में बच्चे की थॉट प्रोसेस जिस डायरेक्शन में आप दिखाएंगे, उसको आप एरोप्लेन दिखाएंगे तो वो एरोप्लेन की तरफ ही सोचेगा, ये तय बात है, और ये सभी लोग इस बात को स्वीकार करेंगे। तो हमको उसी डायरेक्शन की ओर ले जाना है, खुद समय देना है। हम पार्टीज में जाते हैं, हम क्लब्स में जाते हैं, हम यूथ जाता है, बच्चों को घर पर छोड़ जाते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि हम कई ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम रहते हैं हमारे लिए जिसके लिए हम हाफ डेज ले लेते हैं, लेकिन कभी हमने ये विचार करा कि हमने एक अपनी मर्जी से एक ऐसा हाफ डे लिया हो जो मेरे बच्चे के लिए, जो कि मेरा ओरिजिन है और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उससे बैठकर बात करी कि तुझे कोई परेशानी तो नहीं। जब सुनना बंद हो जाता है तो भराव ज्यादा चालू हो जाता है मन में। हम बोलते हैं खाली कर लीजिए हमारे मन को, तो वो प्रोसेस बच्चे की ब्लॉक हो जाती है। अब वो बोलेगा किसको? अब वो बोलेगा उसके हम उम्र बच्चे को। अगर वो भी उसी समस्या से, अब वो तो पहली बात 15 साल की बुद्धि है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे माता पिता का जो सवाल होना चाहिए वो इसका जवाब दे दे, वो दे नहीं पाए, और फिर वो उसके माहौल के हिसाब से बोल देगा कि जैसा उसका पारिवारिक माहौल है वो उसको एक एडवाइस दे देगा। उसके परिणाम स्वरूप इतनी नेगेटिविटी ऐसी उभर कर आ जाती है कि 11 साल की बच्ची इंदौर के अपोलो डीबी सिटी में से कूदकर सुसाइड कर लेती है, जो कि बड़ा ही दुखद घटना है। इससे ये बड़ा सीख लेने वाली घटना है कि अब दोबारा ऐसा नहीं हो। तो ये बीइंग अ फादर, बीइंग अ मदर, हर किसी को ये सोचना चाहिए। बट बेसिक प्रॉब्लम ऐसा है कि पेरेंट्स का कहना होता है कि बच्चे हमसे बात करना नहीं चाहते हैं। मतलब आई फील इट इज लॉट मोर ऑफ कन्वीनियंस, बट पीपल डू से इट कि तो हम इससे बेटर है कि वो जिसके साथ कंफर्टेबल है या कंपैटिबल हैं उनसे बात कर ले, या उनसे उनकी लाइफ में सॉल्यूशंस आ जाएं। सो आपको क्या लगता है समाज में क्या चीज गलत जा रही है? देखिए, एंड बेसिकली मतलब मेरा एक क्वेश्चन आपसे इसलिए क्योंकि आपके आसपास जेन्युइनली सिर्फ यंगस्टर्स ही हैं, तो आपको ये दिखता है कि कहाँ सब गलत जा रहा है। बहुत सरल तरीके से आपको एक बात बताता हूँ, और ये समझना चाहिए माता पिता को, युवा अवस्था के जो माँ बाप हैं उनको ये समझना चाहिए। मेरी मंशा आपसे बात करने की है, लेकिन आप मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, तो इसमें किसकी गलती है? तो पेरेंट्स की। पेरेंट्स की गलती है, क्योंकि हम ऐसा सिग्नल उस बच्चे तक नहीं पहुंचा पाए एनर्जीज का कि वो आउटपुट में हमको कुछ उसके मन की बात बताए। यस ट्रू। हम इंडिकेट ही नहीं कर रहे हैं बच्चे को कि आइए हम खुले। उसको खौफ है पिताजी का, उसको डर लगता है, उसको लगता है कि मैं कुछ गलत कर दूंगा। तो हम सही गलत के सही मायने नहीं सिखाते। क्या गलती होना चाहिए, क्या एथिक्स वाली गलती होती है, क्या नॉर्मल वाली गलती होती है, जिसको सिखाया जा सकता है। एथिक्स अलग से सिखाए जाते हैं। तो ये चीजों में हम डिफरेंस नहीं समझ पाते, तो हम उसको एक और कम खाने पर भी वही ट्रीटमेंट कर देते हैं जो कि उसके मार्क्स कम आने पर होता है और जो कि उसके गिरने पर होता है। हमारा ट्रीटमेंट सभी के लिए कॉमन हो जाता है।
तो वो एक ऐसा भय के माहौल में आ जाता है कि अगर मैं ऐसी मेरी मन की कुछ पीड़ा बताऊँगा, तो ऐसा नहीं हो कि मेरे पिताजी मुझ पर हार्श हो जाएँ, हाँ। मेरी माता मुझे डाँट दे, तो ये बड़ा गैप आता है। तो इसमें स्वाभाविक रूप से माता-पिता की ही गलती है। क्योंकि मुझे तो अभी भी पता है कि इवन अब इस एज में भी अगर मैं मेरा मूड खराब होगा और मैं अगर घर पे हूँ तो मेरी मम्मी पीछे पड़ जाएँगी जब तक मैं उन्हें बताऊँगी नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल होना चाहिए। आपकी लाइफ में इनर सर्कल एक हर एक व्यक्ति का होता है, जिसमें 4-5 मैक्सिमम 10 लोग आपकी जॉइंट फैमिली के हों, जो 2-4 दोस्त होते हैं, इससे ज़्यादा होता नहीं है। राइट। हम अगर उनसे भी बातें नहीं कर पा रहे हैं, उनसे भी ये कह रहे हैं कि मम्मी से पिताजी के माध्यम से संदेश पहुँचा रहे हाँ, हैं, हाँ। पिताजी को माताजी के माध्यम से संदेश पहुँचा रहे हैं, तो ये कमी हमारे अंदर भी है। हुँ, और बच्चे के पिताजी अगर बच्चे को माताजी के माध्यम से पहुँचा रहे हैं, माताजी भी अगर वैसा ही कर रही है, तो वो जो ट्रायंगल बन रहा है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें कन्वर्सेशन गैप की प्रॉब्लम है। हुँ, उसमें एक सिद्धांतों का फॉल्ट है हुँ, कि हम लोग कुछ न कुछ मिस्टेक में हैं। हुँ, कि हम एक छोटा-सा सर्कल है, 5 लोग हैं, 5 लोगों में भी अपनी बातें आपस में नहीं कर पा रहे हैं। बच्चा किसी और को बता रहा है, किसी और के माध्यम से हमारे पास आ रही है। तो कितना बड़ा कन्वर्सेशन गैप एक 5 लोगों में है और हमको हैंडल 500 करोड़ लोगों की इस दुनिया को करना है। और मैंने देखा है ऐसे ऐसे फैमिलीज़ ऐसा होता है कि आपका जनरल सिस्टम में ऐसा कम्युनिकेशन होता है, हाँ, जनरली हो ही यही रहा है। हाँ, तो पर उसको ब्रेक करने का कुछ तरीका है? उसको क्योंकि बच्चा भी डरता है। उसको ब्रेक करने का ऐसा तरीका होता है कि पहली बात हमको सोर्स पे जाना पड़ेगा, हुँ, बर्थ सोर्स पे। हाँ, जा जो हमारा ओरिजिन है, उस पे बिलीव करना चालू करना पड़ेगा। जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई। हुँ, फ़ोरफ़ादर्स हो गए, उनसे भी पहले आपको पता नहीं है कि आपकी फ़ैमिली का सृजन कहाँ से किस ओर डाइवर्ट होकर और राइट, कहाँ से मिला है। लेकिन जब आपने आँख खोली तो आप एक पद्धति के लोग थे, हुँ, सनातन धर्म पद्धति के लोग हुँ, थे, जो एक अलग आचरण करते थे, जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म माना हाँ, जाता है। तो उस पद्धति को हम भूल रहे हैं। हुँ, तो हमने तो फर्स्ट क्लास जो हमारी है, वहीं पर हम फ़ेल हो गए हुँ, और हमने सीधे अमेरिकन इंग्लिश की क्लास जॉइन कर ली और हमने हाँ, दूसरी पद्धति अपना ली। हाँ, अब माँ-बाप हो गए दूसरी पद्धति के, हुँ, बच्चे हो गए दूसरी पद्धति के, 2 पद्धतियाँ एक साथ मिलकर कितना सौहार्द रूप से चल सकती है, ये आप युद्धों के रूप में देख रहे हैं, हाँ, तो ये संभव इतना मुश्किल हो जाता है। तो हाँ, हमको तो पहले हमारे ओरिजिन को समझना हाँ, पड़ेगा कि हमारी उत्पत्ति हुई सनातन में, तो यू वी शुड फॉलो आवर सनातनी रूल्स। ओके। तो हमको वहाँ पर बच्चों को ले जाना पड़ेगा और वो साइंस है, हाँ, मतलब इसमें वो एक और धर्म कॉन्ट्रडिक्शन है कि जैसे आपने राम भगवान की बात करी, तो वो भी अपने पिताजी के साथ बैठ के कन्वर्सेशन कर सकते थे। मतलब अगर हम फॉलो करते हैं हमारे भगवान को, तो वो दे कैन हैव अ कन्वर्सेशन विद देयर पेरेंट्स और ये सब चीज़ें लिखी ही पुस्तकों में इसलिए है ताकि लोग समझें और आगे आएँ। फिर वो चीज़ कहाँ खत्म हुई कि वो फादर का डर चालू हो गया, कन्वर्सेशंस बंद हो गई, बच्चा मन में रखने लग गया। तो ये किधर पे शिफ्ट हुआ? ये लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हुआ। ओके। हमारे धर्म का हमको नॉलेज नहीं है हुँ, और जहाँ पर लैक ऑफ नॉलेज आ जाता है तो वहाँ पर गैप्स बढ़ जाती है। फिर मुझे शिफ्ट होना पड़ेगा, मुझे 20 का पढ़ा नहीं आता है लेकिन 30 का आ रहा है सीधे। हाँ। तो वो कोई काम का नहीं रह जाता है। जब हुँ, मुझे ज़रूरत आज 20 के पढ़ाई की है, तो मैं 30 का बोल रहा हूँ तो कोई सेंसलेस होगा। उसी प्रकार से हम धर्म की पद्धतियों को भूल गए, हुँ, स्टेप बाय स्टेप चलना भूल गए। हुँ, हमको रातों-रात वेस्टर्न होना है, क्योंकि हुँ, वो लोग बड़े फास्ट नज़र आते हैं। हाँ, लेकिन हमको नहीं पता है कि हमारा धर्म सबसे मॉडर्न धर्म है जिसमें हमने खुद ने जन्म लिया है। हुँ, तो हमारे पास जो नहीं है, हम उसको प्राप्त करने की चाह में उसको भी भूल जाते हैं जो हमारे पास तो पुरखों ने दे रखा है। हुँ, तो हम उसी उन्हीं शक्तियों को इस्तेमाल कर कर इतने पावरफुल हो सकते हैं कि दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब झंडा लेकर जाते हैं सनातन का, तो दूसरे लोग भी नमस्कार कर कर अभिवादन करते हैं। तो ये चेंज करने की क्षमता अगर हमारे धर्म में है, तो हम फिर क्यों दूसरी ओर जाकर और दूसरी एडॉप्शन में जाकर और हमारे ओरिजिन को बदलने का प्रयास करें? तो बेसिक चीज़ है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ बैक टू बेसिक्स। हाँ, इसका एक आंसर यही होगा कि बैक टू बेसिक्स पे आना पड़ेगा। माता-पिता को बेसिक्स बच्चे को सिखाना पड़ेंगे। आपने बचपन में एक किताब पढ़ी होगी नागरिक शास्त्र, हुँ, उसमें सिखाया जाता था लोकाचार। हुँ, किस प्रकार से हम सामने वाले से व्यवहार करते हुँ, हैं, किस प्रकार से सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार से जो लोग हैं अलग-अलग, अलग-अलग रूल्स पे काम करते हैं, ये नागरिक शास्त्र में सिखाया हुँ, जाता है। हुँ, हम उस बेसिक्स को तो कभी लेकर चले नहीं। हुँ, हमने सीख लिया चीटिंग शास्त्र। हाँ, हमने सीख लिया लाइंग शास्त्र। हम झूठ बोलना सीख गए, हम बात-बात पे चीट करने की प्रवृत्तियाँ आने लग गई, कई काफ़ी एक बड़े समूह में ऐसा होता है। तो हमको ये चीज़ें बदलना पड़ेगी, बेसिक्स को बहुत सही मानना पड़ेगा क्योंकि बेसिक्स ही सही है। कक्षा चौथी में, 5वीं में, छठी में अगर आपको नागरिक शास्त्र बार-बार आकर ये समझा रहा है कि समाज में
जीवन इस प्रकार से जीना है, तो वो कई करोड़ों साल की एक रिसर्च पे और बहुत सारी पद्धतियों पे हमारा जीवन बड़ा छोटा है। हम आएँगे, चले जाएँगे, लेकिन स्टॉपेबल कुछ भी नहीं है, पृथ्वी चलती रहेगी, सारी चीज़ें होती रहेगी। तो हम उस प्रोसेस को पहले जान जाएँ कि हमारे पहले भी सब कुछ थे, हमारे बाद में सब कुछ होगा। तो सबसे बड़ी बात हो जाएगी, हम सरल हो जाएँगे, हाँ। हम एडॉप्टिव हो जाएँगे चीज़ों के प्रति। अगर मैं एडॉप्टिव नहीं होऊँगा, कोई अमर होने का मैं यहाँ से बोल दूँ कि मैं तो अमर हूँ, तो कोई दुनिया उसको मानेगी नहीं। लेकिन अगर अपने मन में मान लूँ, तो हो सकता है कि मैं कुछ साल मानूँ और अपनी उम्र पूरी करके निकल जाऊँ। जी। तो हमको इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना पड़ेगा कि बेसिक्स हमको बहुत क्लियर करना पड़ेंगे, और छोटे बच्चों के बेसिक्स ही क्लियर होंगे ना। आप 15 साल के बच्चे को आईआईटी की कोचिंग में भेज दिया जाएगा सीधे, और उसको बोला जाएगा कि तुम अगले साल आईएएस बन जाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। पर जैसे आपने बोला कि झूठ बोलना, चीटिंग, धोखा देना, ये सब वैसे भी सोसाइटी में बड़ा कॉमन है। मतलब ये फीड करा जाता है, हाँ, तो ये झूठ कैसे फीड है? करा जाता है, हाँ, चीटिंग फीड करी जाती है। बाय बोर्न कोई चीटर नहीं होता। हाँ, आपने किसी अच्छा एक बात बताइए, हम इस ये पृथ्वी है ना, सभी लोग धार्मिक हैं, हाँ, मनुष्य कम धार्मिक है। अब मनुष्य के अलावा 36 करोड़ योनियां यहाँ पर हैं, जिस प्रकार से हमारे सनातन में बताया गया है, जिसमें चिड़िया, चींटी, हाथी, घोड़े, बकरी, भेड़, सारे लोग आ गए, सारे जीव जंतु आ गए। अब ये धार्मिक क्यों है? ये धार्मिक है कि ये एक दूसरे को चीट नहीं करते हैं, ये हाँ, लाइफ रूल्स साइकिल को है, फॉलो करते फॉलो हैं। करते हैं, राइट। चिड़िया सुबह 4 बजे उसको पता है हाँ, मेरा धर्म है, सूर्य भगवान उगेंगे, हाँ, तो तो फिर मुझे 4 बजे राइट, चहचहाना है। आपने किसी चिड़िया को हाँ, 12 बजे तक सोते हुए देखा कि मैं 1 बजे उठ नहीं, जाऊंगी? नहीं, वो धार्मिक लोग हैं, हाँ, वो धर्म का पालन कर रहे हाँ, हैं। धर्म का पालन एक्चुअल में ये होता है कि जो प्रोसेस हमको दी गई है, हम उसको फॉलो करें। 4 बजे उठते हैं, शाम को सो जाते हैं, उनका भी जीवन चल रहा है, वो भी अपना घोंसला बनाते हैं, वो प्रोसेस करते हैं अपने बच्चों के लिए, वो भी भोजन ला रहे हैं हाँ, जिस प्रकार से आप लेके आ रहे हैं। हाँ, वो कोई अलग काम आप नहीं कर रहे हैं, आप कोई सूर्य से जाके कोई सितारा तोड़कर लाके नहीं दे रहे हैं। एक छोटा-सा बकरी बकरी भी अपने बच्चे को दूध पिलाकर वही बड़ा कर रही है, जो एक आज की मॉडर्न माँ कर रही है। हाँ, तो हम पहली बात तो खुद को बहुत ज़्यादा ख़ास समझना सोच लें, छोड़ दें, सही बात और जब हमने ख़ास समझना छोड़ दिया, तो हम सामान्य हो जाएँगे, है। और जब सामान्य हो जाएँगे, तब हम किसी चीज़ को एडॉप्ट कर पाएँगे। जब हमारे अंदर ऐसी वृत्ति आ पाएगी एडॉप्टेंस, मैं किसी की कुछ अच्छे गुण ले पाऊँगा, मेरे धर्म से कुछ अच्छी धार्मिक चीज़ें ले पाऊँगा। तो इस प्रकार की थॉट प्रोसेस को डेवलप करना पड़ेगा। इससे बहुत एक छोटा-सा इंसिडेंट है। मैंने कभी ऐसा लोग बोलते थे बट मैंने ट्राई करा। जैसे ऑफिस में ही छोटा-सा मंदिर है। तो ऐसा इंसिडेंट था कि जब गणेश जी को बिठाया था तो उस टाइम पे प्लांट्स रखे मैंने कुछ एंड आप बिलीव नहीं करोगे सारे प्लांट्स का डायरेक्शन जहाँ पे गणेश जी रखे दे आर तब ओबेइंग देयर रूल्स। यस एंड उनको पता है जेन्युइनली प्रकृति में यहाँ पर एनर्जी है। यस यहाँ पर ऐसी कोई ऊर्जा, 2 हाथ जोड़कर ऐसी कोई ऊर्जा डेवलप हो रही है इनके सामने, तो वो भी इस चीज़ को जानते हैं। पेड़-पौधों को हम बिल्कुल ही बेवकूफ़ समझ लें, तो ये हाँ, हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। हमको ऑक्सीजन देने वाले, हमको ज़िंदा रखने वाले वो पौधे ही हैं। हो सकता है कि उनमें वो चेतना एक अलग प्रकार की हो, राइट मनुष्य में अलग प्रकार की हो, इसमें समझ जाता है, और वो वहीं पर स्थिर रूप में वो चेतना बैठी हुई है, लेकिन चेतना उसमें भी है। हाँ तो आपको हर जगह ऐसी एनर्जीज़ की जगहों पर आपको व्यवहार देखने को मिलेगा। और वो सच वो प्लांट इतने से प्लांट का वो व्यवहार है तो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग करते का हैं। तो मैंने व्यवहार ऐसे कई जीव-जंतुओं को देखा है, बंदरों को देखा है, हाँ और ऐसे श्वानों को देखा है, डॉग्स को देखा है, जो कि मंदिरों में एनर्जीज़ के समय जाकर बैठते हैं, आरती के समय बैठते हैं, और कुछ कुछ तो उनको समझ में आ रहा होगा, जो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अब इसका पार्ट 2 क्वेश्चन ये है कि जब हमको सबको समझ में आता है मतलब हम सीख रहे हैं, हमारे पेरेंट्स सिखा रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्राडिक्टरी अभी सोशल मीडिया में बहुत प्यारी-प्यारी रील्स आती है। उसमें ऐसा है कि 10-10, 11-11 साल के बच्चे हैं, उनका रील कंटेंट बनता है जिसमें लड़का-लड़की को प्रपोज़ कर रहा है एंड फनी कमेंट्स है पर आप कमेंट पढ़ोगे उसके नीचे यही आ रहा है कि इनके पेरेंट्स इन्हें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। मतलब आप इमेजिन करो सिर्फ कंटेंट के लिए या चंद पैसों के लिए या चंद शोहरत के लिए इतने-इतने से बच्चे ऐसे वीडियोस बना रहे हैं। तो एंड इट इज़ रियल बहुत वाइडली शेयर होती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है। फिर कोई बच्चा अपनी गर्लफ्रेंड की याद में रो रहा है, इस तरह का कंटेंट डेवलप हो रहा है। ये मैंने अभी-अभी देखा है। ये तो मुझे लगता है कि ये हमने शायद किसी को जन्म देके बेगारी टाली हो। उस प्रकार की बात हो गई, हम उस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है। हमको सोचना चाहिए कि हमारे माँ-बाप भी अगर इतने लापरवाह होते, तो क्या हम वहाँ होते? मैं तो हाँ, तो सोच भी हमको नहीं सकती। उन जो ये कर रहे हैं, उनको ये विचार करना चाहिए हुँ, कि उनके अपब्रिंगिंग में उनके माँ-बाप ने किस प्रकार की कोई कमी छोड़ी है,
या नहीं छोड़ी है, ये उनको स्वयं विचार करना चाहिए, तो हम आगे वाली पीढ़ी को किस प्रकार से रख पाएँगे। और रही बात रील की, कंटेंट की, तो हम हमारे समय को नहीं देना चाहते हैं, इसकी बेगारी टालने के लिए हाथ में मोबाइल थमा लेते हैं। हुँ। मेरी मीटिंग्स है, मेरा फलाना है, मेरा ढिमका है। अभी किसी 5 स्टार होटल में और बड़े किसी व्यक्ति के यहाँ पर अगर शादी होती है, तो पूरी दुनिया भर के लोग सारी छुट्टियाँ लेकर आ जाते हैं और हाँ। किसी की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। लेकिन हमारा बच्चे का सर दर्द हो रहा है, उसको डिप्रेशन में और उसने बोला है पिताजी मुझे आपके सामने रोने का मन हो रहा है, तो वो डाँट के चले जाते हैं। तो ये एथिकली कितना सही है और कितना गलत है, ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। बच्चों को उन्हीं वाइब्रेशंस में बड़ा करना है, जो वाइब्रेशंस आप अपने लिए अपने सेकंड इनिंग्स में चाहते हैं। तो बड़ा उन्हीं वाइब्रेशन में करेंगे और जिन वाइब्रेशन में बड़ा करेंगे उन्हीं जैसे आपने गणेश जी बिठाए। हाँ, गणेश जी की ओर वो प्लांट्स का रुख हो गया, हाँ, क्योंकि वो वाइब्रेशंस किसकी तरफ थी? भगवान की तरफ। आपकी तरफ होती तो वो प्लांट्स आपकी तरफ आते। राइट। तो ये सब वाइब्रेशंस का खेल है, एनर्जीज़ का खेल है, जो हम डेवलप करते हैं। तो जो एनर्जीज़ उनको हम देंगे वही तो हमको मिलेगी। अब हम उनको दे रहे हैं घर में रोज़ झगड़े हो रहे हैं। हुँ। हम उनको कह दे रहे हैं कि मुझे तो जिम के लिए टाइम है लेकिन बच्चे के साथ कॉफ़ी पीने के लिए टाइम नहीं है। मुझे क्लब जाने के लिए टाइम है लेकिन बच्चों को सुलाने का टाइम नहीं है। बच्चे को स्कूल में बस में बैठाने का टाइम है लेकिन शायद उसको छोड़ सकते थे और उस छोड़ने का टाइम नहीं है। जो वक़्त हम चुरा र सकते थे अपने बच्चे के लिए वो हमने इस दुनिया के भ्रम को दे दिया, जो कि हमको आउटपुट में कुछ नहीं देगा। हुँ। बच्चा ही आपके साथ में रहेगा अगर अच्छी परवरिश रहेगी, नहीं तो वो जर्मनी चले जाएगा और उसका नया परिवार हाँ। बनाएगा और वहीं सेट हो जाएगा और आपको बोलेगा कि माता-पिता ने कुछ करा नहीं, इसलिए मैं अब अपना नया सृजन करके कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। मैं इसी बात पे आ रही थी कि अगर मेरा बचपन मैं देखूँगी तो मेरे आस-पास हमेशा मेरे माँ-बाप रहे हैं। मतलब मेरे पिताजी मुझे मैं डांस क्लास जाती थी, कथक सीखते तो मेरे पिताजी मुझे छोड़ने जाते थे, 1 घंटे वहीं रुकते थे। मम्मी मेरे साथ पूरे टाइम रहेंगी। तो तब इट वाज़ वेरी फनी फॉर द पीपल आउटसाइड कि माँ-बाप इसको पूरे टाइम ऑब्ज़र्व करते हैं। बट इन रेट्रोस्पेक्ट अगर मैं आज देखूँ इतने साल बाद, मुझे आज कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है अगर वो लोग मेरे एनवायरनमेंट में हैं। मतलब मेरा दिल से इच्छा होती है कि मैं उन लोगों के लिए कुछ करूँ। तो और वहीं मैं अगर अपने एज ग्रुप के बहुत सारे लोगों को देखूँगी तो उनके लिए इट इज़ लाइक अ बर्डन टू सर्व देयर पेरेंट्स। और वो होता भी है कि क्वेश्चन्स भी आते हैं कि तुम कैसे वक़्त बिता लेते हो इनके साथ? स्वाभाविक सी बात है, जब मैंने मेरे बच्चे को बर्डन समझा है तो बच्चा भी आपको बर्डन समझेगा। करेक्ट। और वहीं ये से तो फिर वाइस वर्सा थिंग्स परिवार है। अलग होते हैं। ये वहीं से चलती आ रही है, जो आपने बोया है बीज वही आप पाएँगे। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आप कटहल के पौधे का बीज लगा दो और उससे गुलाब की अपेक्षा कर लो, तो ये तो बड़ा एथिकलेस और बड़ी गलत चीज़ हो गई है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो दुनिया में हो ही नहीं सकता ऐसा चमत्कार, वो आप अपेक्षा करके बैठे हैं और फिर आप बच्चे को दोष दे देंगे कि बच्चा हमें समय नहीं देता है। तो यहाँ पे तो फीडिंग जहाँ से चालू होती है, हमको वहीं से ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी अगर हम ऐसी स्थिति में ये सुन रहे हैं कि हम उसको ठीक करना चाहते हैं, तो हमको समय और देना पड़ेगा। पर हम 1-1 घंटे का जो समय वहाँ से चुरा के आए हैं, हम लंबी छुट्टी पर लेकर चले जाएँ। बच्चों को बोला जाए कि ये बाहर की दुनिया कुछ भी नहीं है, तेरे माँ-बाप, मैं और हम सब घूमने चल रहे हैं। हमारे पास ना फ़ोन्स है, हाँ, ना कुछ है और हम एक ऐसी जर्नी पर उनको छोटे टाइम के लिए ले जाएँ, जहाँ पर ये गैप फुलफिल हो जाए। उसका रोना भी हम सुन लें और हमारी भावनाओं को भी वो सुन ले और हम उससे क्या चाहते हैं, उसको बता पाएँगे। वो हमसे क्या चाहता है, हमारे अंदर क्या कमियाँ हैं। वो हमसे हमारी क्षमता 800 की है और मर्सिडीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है उसके सर्कल के द्वारा, तो वो हम उसको समझा पाएँगे कि बेटा मेरी स्थिति जो है हुँ, ये 800 की है लेकिन मैं तुझे इतना बड़ा बनाना चाहता हूँ, इतना संस्कारी करना चाहता हूँ कि तू अपने दम पर ये खरीद ले, इसकी ये प्रोसेस चल रही है। तो और वो कॉन्फिडेंस में यही आ जाएगा। एग्ज़ैक्टली मतलब इसी में मेरे 2 चीज़ें हैं कि अगर हमने ये चीज़ करी तो आगे चल के कभी भी बच्चे माँ-बाप का घर नहीं छोड़ेंगे, ना सेपरेट होंगे और दूसरी चीज़ वहीं से वो सच बोलना सीखेंगे। बिकॉज़ जहाँ बात पेरेंट्स की आती है, तो पेरेंट्स भी ये चीज़ मतलब अपनी इमेज बच्चों के सामने रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं। तो वो छुपाना बंद करना चाहिए। मतलब ज़माने सच से भी छुपाया जाता है। एक्चुअल में हाँ। सिखाया क्या जाता है, सिखाया ऐसा जाता है कि हमारे बच्चे को वो 30 मार्क्स आए 100 में से, हुँ, 33 पे पास होता है। हुँ, तो हम पड़ोसी को हमारी इमेज कॉन्शियस होके ये बोल देते हैं कि इसको 33 आ गए। हुँ, बच्चे ने वहाँ से सीखा। हुँ। उसने बोला यार 30 के 33 हो जाएँगे, चल जाएगा। हाँ, एथिक्स हो गए। हाँ, उसने तो इस चीज़ को सही माना, हाँ, क्योंकि डिलीवर कौन कर रहा है? उसका ओरिजिन कर रहा है। हाँ। तो जब ओरिजिन आपको ऐसी चीज़ें डिलीवर कर रहा है कि जो चीट करना सिखा रहा हो, जो झूठ बोलना सिखा रहा हो। हुँ, हम अगर मेरे पिताजी हुँ, मेरी किसी क्लास में एटी-गीटी आ गई, तो मेरे तो पूरे स्कूल में मालूम हुआ करता था। पिताजी चिल्ला कर बोल के आते थे कि मेरे लड़के
मेरा बच्चा फेल हो गया है, इसको पढ़ाई करेक्ट। करना पड़ेगी, इसको हाँ, मेहनत करना पड़ेगी, ये हाँ, मेरे अनुरूप पढ़ाई नहीं कर रहा है, हाँ। मेहनत करना पड़ेगी। मुझ पर दबाव होता था कि यार पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं तो ज़माने को मालूम पड़ जाएगा, वो सच ही बताते हैं। सही बात तो है। बेसिक्स में सच था। हुँ, तो आज मेरे अंदर क्षमताएँ ऐसी आती है कि मैं किसी के सामने सच बोल सकता हूँ। ट्रू। जब मेरे बेसिक्स में झूठ है, तो मैं सच बोल ही नहीं पाऊँगा। क्या आपको लगता है स्कूलिंग सिस्टम चेंज होना चाहिए? बिकॉज़ जहाँ पे हमने ऑफ कैमरा भी डिस्कस करा है इस बारे में, बट वी क्वेश्चन इसलिए कि स्कूल्स बहुत मैटर करते हैं किसी भी बच्चे को डेवलप करने में, क्योंकि वही उसकी ग्रोइंग एज होती है। तो स्कूल या एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज आना चाहिए कि बच्चे सही ट्रैक पर रहें? स्कूल और एजुकेशन सिस्टम पर डिपेंड नहीं होना है, ओके। पहली बात। स्कूल हमको दुनिया की वो चीज़ें जब सिखाता है, जब उस सीखने योग्य हो जाते हैं। हुँ। और सीखने योग्य तक हम कहाँ रहते हैं? घर पे? घर पे। तो एजुकेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ? हाँ, घर से। पहला स्कूल घर। हाँ, आप बेसिक्स की एजुकेशन बिगाड़ दो हुँ, और आप दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल में डाल दो हुँ, और आप माथा पकड़ लो कि मेरे बच्चे को तो मैंने फलाना-फलाना स्कूल में पढ़ाया, यहाँ पे कॉन्वेंट था, ये इतना बड़ा था और ये कुछ कर नहीं पाया। हुँ, जब आपने बेसिक्स ही किसी के गलत फीड करे हों, तो वो आप उससे अपब्रिंगिंग में ये अपेक्षाएँ कर लेंगे कि मैं बहुत बड़ा मास्टरपीस बन जाऊँगा। नेवर, या पॉसिबल नहीं है। तो हमको ये एजुकेशन तो शुरू से ही सिखाना हुँ, है। अब जो पढ़ रहे हैं, अब जो चले गए, अब जो इस इन बिटवीन की सिचुएशन में है, वो कैसे करेंगे? हुँ, ये बहुत बड़ा एक बड़ा हुँ, पॉइंट है। तो हमको उसकी ओर बातचीत करके हुँ, एक रास्ता निकालना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा, बच्चा 2 दिन नहीं आएगा, 2 दिन चिढ़ जाएगा, 4 दिन चिढ़ जाएगा, हो सकता है वो किसी चीज़ के लिए, नशे के लिए एडिक्टेड हो, बहुत सारी गलत चीज़ों में एडिक्टेड हो सकता है। लेकिन हम उसे टाइम करेंगे, हमको नॉक करना पड़ेगा उसके डोर को, हुँ, जो कि हमने बंद करा। हुँ, पहले तो ये सोचना पड़ेगा डोर उसने बंद नहीं करा। हुँ, जब आप ये सोच लेंगे कि उसने डोर बंद कर रखा है, तो आप खोलने की चेष्टा नहीं सही करेंगे बात है। और जब आप ये सोच लेंगे कि मेरी वज़ह से वो डोर बंद हुआ है, तो हमको उस पे नॉक करने की इच्छा होगी कि यार मेरी वज़ह से अगर बंद हुआ है, तो मुझे इसको खोलकर ठीक करना चाहिए। तो मैं उसको नॉकिंग करूँगा, मैं उसको टाइम दूँगा, मैं उसको प्यार करूँगा, मैं उसको हग करूँगा, मैं उसको बोलूँगा कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, मैं उसके सिर पे हाथ फेरूँगा। तो 110% आप ध्यान रखिए कि जब हम किसी जानवर के सिर पर हाथ फेरते हैं, तो उसमें फीलिंग्स आ जाती है और वो कुत्ता पूँछ हिलाने लगता है, तो वो हमारी खुद की सृजन करी हुई औलाद है, बच्चा है और उसके सर पर हाथ रख के हम पूछेंगे तो भावनाएँ कितना ही कठोर मन का बच्चा हो, भावनाएँ ऐसी चीज़ है वो रोक नहीं सकते, वो आ ही जाएगी हुँ, और इससे सॉल्यूशन निकलना चालू हो जाएगा। सबसे पहले हमको समझने की सिचुएशन पे बैठना पड़ेगा। और हमको साथ ही साथ इसको ग्रांटेड लेना भी बंद कर देना चाहिए इन्हीं रिश्तों को, बिल्कुल क्योंकि ग्रांटेड लेना बंद बंद हो जाएगा। आप हाँ, समझिए, हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि माँ-बाप ने तो सिखाया ही नहीं और हम बोल रहे हैं कि यार दूसरों के माँ-बाप की सेवा करो। करेक्ट, तो हमको तो पता ही नहीं है ना कि इनके साथ करना क्या है, हमको सिखाया ही नहीं जाता है। बेसिक्स करेक्ट, को बहुत बहुत मैं आपको बोला ना बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। हाँ। हमको थोड़ा-सा स्लो डाउन होना पड़ेगा। इस फास्ट ट्रैक की दुनिया में मैं ये नहीं कहता कि टेक्नोलॉजी में आप रील दिखाइए ना बच्चों को, हाँ, आप उसके पैटर्न की चीज़ें दिखाइए ना। आप राइट, ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं जो कि अ, व ऐसे कुछ डांस है जो आप नहीं देखना चाहते लेकिन आप उस हाँ, टाइम पास के लिए अपने बच्चे के हाथ में आपका फ़ोन दे देते हैं, वो आपकी फ़ीड देख रहा है जो आप यस, 40 साल के हो। करेक्ट, आप उसकी कल पहले बुक्स दी जाती थी तो आप फिजिक्स की बुक थोड़ी ना किसी फर्स्ट के बच्चे के हाथ में देते थे। करेक्ट, तो ये तो वही बात हो गई कि अब मैंने फिजिक्स की बुक फर्स्ट के बच्चे को दे दी जो कि 40 साल की उम्र के बच्चे की लड़के की फीड है जो उसका पिता है, उसकी फीड उसका बच्चा देख रहा है। तो आप उससे इम्पैक्ट की क्या अपेक्षाएँ कर लेंगे? करेक्ट, तो वो बिखरेगा, वो डिस्टर्ब होगा, वो ऐसा रिएक्ट करेगा। सही बात तो है। और इस फिर फ़ोन्स भी सुनते हैं ऑडियो जो आप बात करते हो, तो वैसे भी एल्गोरिथम बहुत इफ़ेक्ट 100% करते वो हैं। हमारे आचरण से ही सीख रहा है। हाँ, हमारे जो आचरण है, हमारा जो डेली बिहेवियर है, हम जो घर में कर रहे हैं, उसी से सीख रहा है। आप ज़माने में जाके सुपीरियर व्यक्ति बन जाएँ कि आप मोस्ट डिसेंट मैन हैं, मोस्ट डिसेंट वुमन हैं, लेकिन अगर आप अपने बच्चे के सामने या रात को या सुबह उसको उठने के पहले एक सबकॉन्शियस माइंड के समय आप झगड़ा कर रहे हैं, तो उसके माइंड में जाना है और वही फीड होना है। उसको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उस बच्चे की दुनिया ही एक समय तक आप हैं। और सोशल मीडिया का एक्सेस यूज़ करने वालों के लिए भी मैं बच्चों के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को एक नई चीज़ करना चाहिए, हुँ, हम लोगों को भी वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए और पहले मैंने करी। हुँ, इंस्टाग्राम पे बड़ी एक रील का अलग से बटन है, राइट, पहली बात। हाँ, तो वो बटन है टाइम पास, हाँ, हमको उसको मान लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो हमारी फीड होती है उसको हमने फॉलो कर रखा है। हाँ, हमको जिसको फॉलो करना है, हमको जिसको देखना है, ये हमने ऑलरेडी तय कर रखा है राइट, कि मैं इन 1000 लोगों से वार्तालाप करूँगा। हुँ, तो वो तो एक नॉर्मल होम के सेक्शन में आती है। हुँ,
बाकी रील जो आती है वो यूजलेस आती है, जिसका हमसे कोई कनेक्शन नहीं रहता। हाँ। वो जस्ट बिकॉज़ ऑफ आवर सर्कल में क्या चल रहा है, कनेक्शंस में क्या चल रहा है, हमारी प्रोफाइल से कनेक्टेड होके उसकी एल्गोरिदम क्या बन रही है, उस पे डिपेंड होके वो काम करता है। तो हम उसको ज़्यादा देख लेते हैं, हमारी फीड्स को, होम सेक्शन को बहुत कम देखते हैं और उसको देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें एक सेव का बटन भी आ गया है कि आप रील को सेव कर लीजिए भैया, आपके काम आएगी। अब उन्होंने तो उसकी उपयोगिता बता दी कि सेव करना है। हम सेव करके कितनी बार मटेरियल को दूसरी बार देखते हैं, हम कोई एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ है उसको सेव करके कितनी बार दूसरी बार देखते हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। अब हम सेव करते जाते हैं, मैं आज इमोशनल हूँ, मैंने इमोशनल रील सेव कर ली, मैं कल बड़ा एरोगेंट हूँ, मैंने देशभक्ति की रील सेव कर ली, उसके बाद मैंने कोई एजुकेशन की रील सेव कर ली, फिर मुझे कोई भक्ति की रील लगी तो मैंने वो सेव कर लिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, मेरी लाइब्रेरी जो हो गई इंस्टाग्राम की, मैं उसको इसलिए नहीं खोलूंगा कि मुझे पता ही नहीं कहाँ क्या है, वो इनडिसिप्लिन्ड हो गई। अब हम इसको डिसिप्लिन में कैसे ला सकते हैं, रील सेव में एक ऑप्शन आता है कि हम चैट के साथ में एक ऐसा स्टोरेज बना लेते हैं जहाँ पर रील सेव होती है। तो मैंने बना रखी है जैसे कि रामायण से रिलेटेड कंटेंट, मैंने ही अपनी आपस की 2 आईडियों में मेरी माताजी की आईडी को खोलेंगे और उनको मैं लेके आया हूँ, तो उनकी और मेरी चैट्स जो है रील्स की, वो एक ऐसी अलग है जिसमें घरेलू चीजें, मुझे तिलक किस प्रकार से लगाना है, मुझे तिलक में चांदी की कटोरी में लगाना चाहिए, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार का मेरी माताजी भेजती है। मैंने ऐसी एक लाइब्रेरी तैयार कर ली है जिसमें रामायण का भी ज्ञान है, भागवत जी का भी ज्ञान है, मोटिवेशनल स्पीकर्स लोगों की भी बातें हैं, लेकिन वो बड़े फ्रेगमेंटेड है। तो मैं बड़ा सॉर्टेड हूँ कि मुझे क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। इससे मेरी फीड भी चेंज हो गई, जो मुझे देखना चाहिए वही मुझे दिख रहा है। मैं क्यों देखूं पड़ोसी के घर का पेपर, मेरी क्या जरूरत है। तो मैं किसी का भी कंटेंट देख के अपने आप को रिलेट करता हूँ, तुरंत तो मैं उस पर रिएक्ट कर देता हूँ। तो दिस इज नॉट गुड। इससे आपके बेसिक्स बिगड़ जाएंगे, इससे आप अस्त व्यस्त हो जाएंगे। ये डिस्ट्रैक्शन आपको एक रात में डिप्रेशन महसूस करा देगा, एक रात में आपको इंप्रेशन महसूस करा देगा। तो हमको इस पे स्थिर होना पड़ेगा। और बाकी आपकी तरफ से ऑडियंस के लिए कुछ चंद शब्द क्लोजिंग के पहले? शब्द तो इतने सारी बातें हो गई हैं, मेरा यही अनुरोध है, अगर कोई भी युवा साथी और किसी भी प्रकार की ऐसी परेशानी में हो जो कि किसी से शेयर नहीं कर पा रहा हो, वो समाधान भी चाहता हो, तो हम जैसे लोगों से सीधा संपर्क करें। हम आपके बड़े भाई के रूप में, आपके छोटे भाई के रूप में, आपके साथी के रूप में सभी का सहयोग करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं, और ये बातें भी आप लोगों की वजह से ही हो रही है कि आप लोगों की परेशानियां जो हैं उस पर चर्चा हो रही है। तो हम किस प्रकार से आगे एक अच्छा भविष्य हमारे देश का भी बना सकते हैं, खुद का भी बना सकते हैं, और इस युवा पीढ़ी को हम सब साथ में मिलकर कैसे ट्रैक पर ले जा सकते हैं, और जो ट्रैक पर चल रहे हैं उसको और अच्छा मजबूत कैसे कर सकते हैं, इस पर हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर जरूर शेयर कर दूंगी नीचे, आपसे लेकर डिटेल्स, ताकि किसी को भी अगर मदद की जरूरत रहे तो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। जी भाई साहब। जी, थैंक यू।